नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं जुड़ गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस और साइंस में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए चलते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों का तैयारी करते हैं। इससे पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा चुका हूँ। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैथ का समस्या हो तो मैथ का पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ और सब्जेक्टिव भी, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए सीधे सवाल की ओर चलते हैं, समय बहुत कम है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होते हैं? तो लीवर होता है, जिसको यकृत हिंदी में बोलते हैं। लीवर अंग्रेजी वर्ड है। दूसरा सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो ये दो का आंसर हो जाएगा आपका बी, आयोडीन की कमी से होता है। सवाल नंबर दूसरा है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नेफ्रॉन में होगा, मानव में डायलिसिस थैली। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो अभिक्रिया है ये उपचयन है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। 14 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो ये अच्छा सवाल है। चलिए आगे सवाल है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक? तो ये आप जानते हैं, 6 का आंसर हो जाएगा सी, इथाइलिन। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? फल बेचने वाला जो होता है ना, फल को पकाने में उपयोग करता है इथाइलिन का। वो जो कच्चा फल भी हल्का कच्चा रहता है ना, तो उसको पका देता है। आप देख सकते हैं। और 7वां नंबर सवाल है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाता है? ये 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्राही हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि की होती है? तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अग्न्याशय। ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, कौन सी अंतः ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, एड्रीनल में होता है। ठीक है। 10वां नंबर सवाल है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, श्रवणग्राही होता है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने का, कोई बोलता है तो आप सुनते हैं, तो ये जो संवेदी अंग होता है वो श्रवणग्राही होता है। ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहलाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनल हार्मोन स्रावित एड्रीनल होता है, ये गलती लिखा गया है, एड्रीनलिन लिखाया है, ये गलती है। ठीक है। तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ठीक है। अब 13 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी, दिमाग। दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है, बाकी सब संवेदी ग्राही है। कान, आँख, नाक, ये सब संवेदी ग्राही है। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 14, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो ये मेडुला हो जाएगा आपका आंसर, 14 का डी हो जाएगा, मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु। ठीक है। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है आपका। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी, इथाइलिन। ये गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है। अब 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है इसमें से? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 17 में बोल रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आपके पास पहुंचे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सवाल नंबर 18 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसका उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी चीज़ के लिए हृदय जो है उत्तरदायी है, जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल नंबर है हम लोग का 19, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी, सभी रासायनिक समन्वय और तंत्रिकीय समन्वय, ये सब जरूरी है बहुकोशिकीय जीवों के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 21 है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, 21 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा गया है? पीयूष ग्रंथि को, याद रखिएगा। शरीर का प्रथम नियंत्रक ग्रंथि, प्रधान मतलब मुख्य, किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत बोला जाता है सवाल परीक्षा में कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं और इसी को प्रधान नियंत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 23 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नलिका विहीन होता है, यानी कि उसमें नलिका नहीं होता है, नली नहीं होता है। ठीक है, लैंगरहैंस को दीपिकाएँ पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं। 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन। ठीक है, सवाल नंबर 26 बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में पिछले बार पूछा गया था, निम्न में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? तो ये एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। पत्ती जो होता है मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, ये एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? 28 का आंसर आपका हो जाएगा डी, पुनर्भरण द्वारा होता है। ठीक है, सवाल नंबर 29, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि जड़ क्या होते हैं पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी को पकड़े रहता है, तो इसीलिए इसका गुरुत्वानुवर्तन होता है अधोगामी वृद्धि, यानी अंदर के तरफ ही बढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर के तरफ। ठीक है, आगे सवाल नंबर 30 है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, कहाँ पे है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है ये तीनों। ठीक है, याद रखिएगा, मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो ये जो पॉन्स और मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है वो पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला, मस्तिष्क का पीछे वाला हिस्सा का ये भाग है। ठीक है, आगे सवाल है 31, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा बी, चबाना। चबाना बगैर इच्छा के आप चबा नहीं सकते हैं, ये तो पता है ना।
तो ये अनैच्छिक बोल रहा है। बाकी सब वमन, लार आना, हृदय का धड़कना ये अपने आप होते रहता है। ये किसी से इजाज़त नहीं लेना पड़ता है, ये इच्छा से नहीं होता है। ये तीनों क्रिया जो होता है होते रहता है, ठीक है। लेकिन चबाने की क्रिया जो है बगैर इच्छा का नहीं होगा, आपका मन होगा तभी न चबाइएगा। तो ये यही सवाल पूछ रहा है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो ये चबाना है, बगैर इच्छा का नहीं चबा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 32, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घींघा रोग होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अगला सवाल है कॉपर ल्यूटियम में से स्रावित हार्मोन है, कौन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एस्ट्रोजेन। सवाल नंबर 47 है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा होता है। सवाल नंबर 48, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? देखिए ये सवाल फिर से रिपीट होने लगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, ठीक है। सवाल है बीज रहित पौधे में उत्पादन में ये सहायक होते हैं, कौन सहायक होते हैं? यानी कि ऐसे पौधे जिसमें बीज उत्पन्न होता है उसमें ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन से सहायक होते हैं? 49 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों होता है, ठीक है। अगला सवाल है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? देखिए ये सवाल रिपीट होने लगा, इससे पहले भी मैंने बताया था। 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एथिलीन है। ये जो होता है फल को पकाने में काम आता है। आगे सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन एवं तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेडुला। सवाल नंबर 52, इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है? तो सेरिब्रम को कहा जाता है, यानी 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, ठीक है। ये इसी के माध्यम से आदमी का बुद्धि बढ़ता है और चतुराई यानी कि किस तरह से अपने काम को आगे निकाला जाता है, ये सेरिब्रम के अंदर होता है ये सब काम, ठीक है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिएगा क्योंकि ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं, तो अपना भी बुद्धि और चतुराई रखिएगा। चलिए सवाल आगे है दोस्तों, यदि आप मैथ का बनाना चाहते हैं तो पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है और सब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए, किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है हार्मोन। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, नर्लिंग हार्मोन है। सवाल नंबर 55, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए ये भी सवाल रिपीट होने लगा, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है इसमें से? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यकृत। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे सवाल है कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो 57 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, एंड्रोजन, ठीक है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा होता है?
ये बहुत अच्छा सवाल है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, सारे सवाल देखिए परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं जितने भी सवाल बताया जा रहा है। 59, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? 59 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूरॉन बोलते हैं, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद इसमें 2 सवाल है जो समझते चलिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, कोशिका का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये सवाल 2 आपका समझ गए होंगे। सवाल नंबर 60 है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा सी, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, यानी बच्चा जो है बड़ा से छोटा होता है और स्वस्थ रहता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। सवाल नंबर 61 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये कौन बनाए रखता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम, सेरिबेलम होता है। सवाल नंबर 62, किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। ये किशोर अवस्था में शरीर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर आपका है 63, कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसमें बताना है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है। तो आपको तो कंफर्म हो गया होगा कि 4 में से 3 नहीं होगा, 3 होगा और एक कोई ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो वो कौन होगा, ज़रा सा दिमाग लगाइए। तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगला सवाल है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा कोशिका विज्ञान कहा जाता है। सवाल नंबर 65, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? सबसे लंबी कोशिका का बात हो रहा है 65, ये हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सवाल नंबर 66, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो 66 का आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय से। ये सारे सवाल रिपीट होने लगा। अगला सवाल है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, कहाँ पे होता है? तो 67 का आंसर सी, एड्रिनल द्वारा होता है। 68, मानव मस्तिष्क का औसतन भार क्या होता है? लगभग 1.5 kg होता है, लेकिन इसमें 1.4 दिया है, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।